प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका बलिदान देश को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए हुआ, जो धारा 370 के खिलाफ भी थे और ये धारा 370 के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी थे। संविधान सभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपस में बहुत अच्छी मंत्रणा करते थे। संविधान को बनाने में बहुत योगदान रहा। बंधुओं, कांग्रेस ने अनेकों बार संविधान को बदला, बार बार संविधान पर चोट की, देश को अखंडित खंड करने में, जो उसकी अखंडता है उसको खंड करने में कोई और कसर नहीं छोड़ी। घर में बैठकर धारा 370, 35 से इस प्रकार की अनेक धाराएं संविधान में जोड़ने का उन्होंने काम किया, जो देश के खिलाफ थी। अनेक लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कांग्रेस को चेताया भी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय चेताया, परंतु बार बार कांग्रेस अपने मंसूबों को कामयाब करने में लगी रही। उसी धारा 370 को समाप्त करने के लिए आज आपके और हमारे युग पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ही एक ऐसा बिल लाकर, जिस पर 2 अप्रैल को 2018 में देश को भड़काने और चलाने का काम विपक्षी दलों ने किया। वामपंथी दल जब भी बीजेपी की सरकार आती है, वो एक स्टे ऑर्डर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ले लेती है और वहां पर एक अलग ही मसला पैदा करने का प्रयास किया जाता है। 2018 के अंदर भी जब भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में भाई सुरेश कुमार एडवोकेट भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। चंद्रपाल चंदेल जी, जगदीश गौतम जी, मदन मोहन जी, हरिकिशन जी, मानसी चंदेल जी, राजू चंदेल, ममता सूर्यवंशी जी, शकुंतला जी, सभी का इस मंच से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशीर्वाद दिया, क्योंकि बदलाव की एक ही गारंटी है, वो है मोदी की गारंटी। इस वर्ष भारत सरकार ने अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। उच्च शिक्षा में अनुसूचित विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में धारा 300 हटाने के बाद वहां अनुसूचित समाज के भाइयों को अब आरक्षण मिल रहा है और वो सरकारी नौकरियों में आ सकते हैं। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत 31,000 गांवों को शामिल किया गया, जिससे इन गांवों में रहने वाले 35.5 लाख लोगों का जीवन सुधर सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी एवं मजबूत नेतृत्व में भारत सरकार अनुसूचित स्थापना करने वाले महिलाओं के सशक्तिकरण और कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती है। मैं उनकी जयंती पर उनके चरणों में नमन करता हूं और आप सभी को शुभकामना देता हूं। बहनों भाइयों, अभी निर्मल जी ने और 11 जी ने कुछ संक्षेप में कुछ बातें कही। यहां वो लोग बैठे हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं। यहां वो लोग आए हुए हैं जो समाज की सेवा में संलग्न है, चिंतन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, मनन भी करते हैं और फिर इन सब के बाद समाज का नेतृत्व भी करते हैं। तो स्वाभाविक है, जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज में चिंतन मनन करता है, पढ़ता है, तो समाज से ऐसे ही लोगों से अपेक्षा की जाती है कि सही दिशा क्या हो, सही चिंतन क्या हो, आखिर वो मार्ग कौन सा है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया था, आखिर वो मार्ग क्या है जो संत रविदास जी ने कहा था, आखिर वो रास्ता क्या है
जो स्वामी विवेकानंद ने बताया था, आखिर वो रास्ता क्या है जो ज्योतिबा फुले जी ने बताया था। तो कुल मिलाकर जब ये हमारे संतों और महापुरुषों ने हमें आज से 150 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले समाज के कुछ मानदंड, कुछ मूल्य तय किए हैं, उन मूल्यों पर समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो कहीं ना कहीं संतों की परंपराओं पर चलने वाला भारत है। और इसलिए ऐसा क्या कारण है कि इस भारत के अंदर राजनीतिक वातावरण के कारण ऐसे कौन से विषय हैं जिनमें भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, जिनमें षड्यंत्र किए जा रहे हैं, समाज को तोड़ने और भाई भाई को अलग करने के वो कौन से षड्यंत्र है, और साथ ही हमारी संवैधानिक जो व्यवस्था है, महापुरुषों के कहे हुए वचन है, इन सबसे अलग हटके कौन से षड्यंत्र, कौन से भ्रम पैदा किए जा रहे हैं, मुझे लगता है आज इस पर विचार करने की जरूरत है। और इसलिए 11 जी ने ये प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय पवन राणा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि एक ऐसे सम्मेलन को उन्होंने आयोजित किया है जिसकी आज समाज को और देश को जरूरत है। मेरे भाइयों, मैं प्रश्न यहां से उठाता हूं, आज बाबा साहब अंबेडकर 14 अप्रैल की उनकी जयंती है, उनको लेकर बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे फोटो लगाकर अपनी अपनी राजनीतिक दुकानें सजाने का काम हो रहा है। लाल सिंह जी ने अपने भाषण में इन सभी बातों का जिक्र किया, बड़ी सुंदरता से किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आज महात्मा फुले जी का दिन है और 3 दिन बाद 14 अप्रैल को पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। गेरा जी ने बड़ा अच्छा शुभ दिन, शुभ काल चुना है। अपने में से बहुत लोग शक्ति की उपासना भी कर रहे होंगे, नवरात्रे हैं। मैं भीमराव अंबेडकर जी की जो सोच है समता और ममता की, वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शक है और देश के प्रधानमंत्री, हम सब के नायक, और आज जो विश्व के अंदर भारत की चमक व धमक जो हमें दिख रही है, उस नेता के मन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक एक शब्द उनके विचार में भी है, उनके कर्म में भी है, उनकी सोच में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 तीर्थों की बात हो और उनके तीर्थों को एक जीवित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचार की प्रयोगशाला बनाने की बात हो, या देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना है कि पूरे के पूरे सभी नागरिक समता युक्त होकर एक समान अवसर मिलते हुए आगे बढ़े, किसी के साथ जाति, पंथ, धर्म, भेद ना हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके देखिए। मैं जब कभी सुनता हूं कि दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान सपूत थे, और जो उन्होंने संविधान में लिखा है और किस सुंदरता से लिखा है, उनका एक एक शब्द आज 70 साल हो गए भाई साहब आजाद। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। आज हम 2024 में बैठे, 74 साल हो गए, और जो कल्पना के साथ उन्होंने लिखा है, जिस सोच के साथ लिखा है, जिस ब्यूटी के साथ लिखा है,
तो कोई कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केवल एससी भाइयों के लिए लिखा है, उनके काम को हम छोटा बना, केवल इतना ही नहीं, आज महिलाओं के लिए अगर किसी ने संविधान में आवाज उठाई तो मेरे पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और महिलाओं के लिए उन्होंने केवल समानता की बात ही नहीं की, अपने समाज के अंदर महिला अपने परिवार में संपत्ति की भागीदार होनी चाहिए, वो सामाजिक भागीदार होनी चाहिए, एक विवाह होना चाहिए, गोद लेने की रस्म, ये आज भारत के संविधान में है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये उपहार है जो उन्होंने हमें संविधान में दिया। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली HUF, उसके अधिकार, उसकी सोच और भारत की कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह संविधान के अंदर संजोई है, जिस तरह अधिकार दिए, उस समय चर्चा चल रही थी कि किसको वोट का अधिकार दिया जाए, 9th वाले को दिया जाए, 10th वाले को दिया जाए, अगड़े को दिया जाए, पिछड़े को दिया जाए, पुरुष को दिया जाए, स्त्री को दिया जाए, जब किसी को पता ही नहीं था कि लोकतंत्र के बाद क्या होगा। लेकिन साथियों, जैसा आज के बैनर पे लिखा हुआ है अनुसूचित जाति बुद्धिजीवी सम्मेलन, तो इससे हमें सबको समझ में आती है कि आज इस प्रांगण के अंदर पूरी दिल्ली का अनुसूचित जाति समाज का वो वर्ग बैठा है, वो मूर्तियां बैठी हैं जो सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे देश को दिशा देने का काम करती है। समाज के वो प्रमुख बैठे हुए हैं जिन्होंने लगातार लंबे समय से समाज को चलाने का भी काम किया है, समाज को सींचने का भी काम किया है। जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती है समाज के पीछे, समाज की कमर के पीछे खड़े हो जाते हैं ताकि कभी भी समाज 1 इंच भी ना झुक पाए। ऐसे सामने समाज के बैठे हुए हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समाज के लोग, मैं वास्तव में उनको नमन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि हमारे निमंत्रण पे आप आज इस कार्यक्रम में आए। दूसरी बात समझ में आती है कि आज इस बैठक का उद्देश्य क्या है। हम सब जानते हैं कि चुनाव का समय भी है और चुनाव भी ध्यान में होगा, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए आज हमारा यहां बैठना नहीं हुआ है। ये हम भली बात ही जानते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे देश की बात करें, आज पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति का लगभग कहीं 15%, कहीं 20%, कहीं 22%, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो 32%, 38% तक वोट है। और अगर 38% तक वोट है तो इसका मतलब सत्ता की चाबी भी इसी समाज के हाथ में है। और ऐसा नहीं है कि जब जब जरूरत पड़ती है हम कहीं पीछे खड़े दिखते हैं, जब जब आवश्यकता होती है हम पंक्ति के सबसे आगे भी खड़े होकर जहां हमारा मन होता है, जो समाज के लिए काम करता है उसको सत्ता देने का काम भी समाज लगातार करता है। मुझे कुछ बात अपने दिल्ली के संगठन से संबंधित कहनी है, कुछ एक दो बात और जोड़ूंगा उसके बाद, क्योंकि हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, जो पूरे देश का काम देखते हैं और अनुसूचित जाति का मोर्चे को भी पूरे देश के अंदर संभालने का काम करते हैं, वो आपके साथ बात करेंगे। और आज की बातचीत में एक सत्र हमने और रखा है जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट समाज के जो हमारे लोग आए हुए हैं वो भी हमारे सीनियर नेतृत्व के साथ, कि अब तक जो हुआ वो हुआ, उसके साथ और ऐसी क्या बातें हैं जो आने वाले समय में समाज को मजबूत कर सकती हैं या संगठन को भी मजबूती दे सकती हैं,
ऐसा एक 20 मिनट का 15 मिनट का सत्र नहीं होगा। हमारे कुछ साथी आपके पास माइक लेके आएंगे और आप लोगों ने उसमें जो भी बात मन में आती है उसको कर सकते हैं। जो समाज और संगठन के लिए भले की बात हो वो निष्पक्ष होकर कर सकते हैं, बिना किसी भय के कर सकते हैं। बट मेरा एक निवेदन जरूर है साथ में, कहते हैं ना कि कड़वी से कड़वी बात भी अगर चाशनी लगा के की जाए तो वो मीठी हो जाती है। तो बात तो हम कैसे भी करें लेकिन वो मिठास में करेंगे। तो जो हमारा सीनियर नेतृत्व यहाँ बैठा है, मैं आपको वायदा करता नहीं, विश्वास दिलाता हूं कि 100% समाज की जो बात आप आज नेतृत्व के सामने करना चाहेंगे वो समाज हमारा नेतृत्व सुनेगा भी और जहां आप चाहते हैं वहां तक उसको पहुंचाने का काम भी करेगा 100%। साथियों, क्योंकि मैं दिल्ली बीजेपी का काम देख रहा हूं, 2-3 बातें मेरे ध्यान में जल्दी करता हूं। जब मैं भी दिल्ली में, क्योंकि पहले कार्यकारिणी सदस्य रहा 2 बार, उसके बाद जब 14 में महामंत्री बना, तो मुझे भी लगा कि शायद अनुसूचित जाति समाज के नाते हमारी वो बात जो हम चाहते हैं करना पार्टी के अंदर भी शायद वो कहीं हो नहीं पाती है, उसमें कमी रह जाती है। लेकिन मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूं, जब 2014 में महामंत्री बना मोर्चे का और आज 24 में एक बार अध्यक्ष था 2017 से 20 तक और फिर दोबारा से आज ये दायित्व मिला है काम करने के लिए। साथियों, क्योंकि मैंने बहुजन समाज पार्टी में 2008 में भी चुनाव लड़ा, इस पार्टी को भी रह के देखा हुआ है नजदीक से। जो मेरे मन में बात थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद हमारी बात उतनी नहीं सुनती है जितनी सुननी चाहिए, वो जब 2014 में जब महामंत्री बना तो मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यदि हम अपनी बात सहजता के साथ बताएंगे तो पार्टी सुनती भी है, मानती भी है और करती भी है। उसके 2-3 उदाहरण बताता हूं। 2019 में चुनाव से ठीक पहले एक कार्यक्रम रामलीला मैदान में हुआ और पूरी दिल्ली से लगभग 35,000 अनुसूचित जाति समाज के लोग और कार्यकर्ता थे। मैं आपको बताता हूं, एक नया पैसा भी हमारे किसी कार्यकर्ता का पार्टी ने खर्च नहीं कराया। पूरा का पूरा पैसा, लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा था, भारतीय जनता पार्टी ने सहजता के साथ स्वीकार किया। मैं जब एक बात और सुनने में आती थी कि प्रदेश के अंदर 3 पद होते हैं, साहब यहाँ तो 3 पद मिलते ही नहीं। जिलों के अंदर भी मेन बॉडी के अंदर 3 पद होते हैं, वहां तो मिलते ही नहीं है। मेन बॉडी मंडल के अंदर भी जो जिम्मेदारी अनुसूचित जाति कार्यकर्ता को मिलनी चाहिए वो तो मिलती नहीं है। पिछले 10 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ प्रदेश में, जिले में और मंडल तक अनुसूचित जाति का व्यक्ति 3 से कम रहे, उससे अधिक रहे, उसकी चिंता करती है, उसको 100% इंप्लीमेंट कराती है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का बकायदा पार्टी के अंदर जो हमारा संविधान है उसके अंदर बकायदा आरक्षण तय किया हुआ है कि 3 कार्यकर्ता प्रदेश में रहेंगे, 3 जिले में रहेंगे, 3 मंडल में रहेंगे और उसको 100% निर्वाह करती है पार्टी। किसी पार्टी के अंदर नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करें हम या कांग्रेस की बात करें, किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अभी भी आज की डेट में हमारे पास जहां प्रदेश पे 3 पदाधिकारी हैं, वहीं हमारे पास सभी जिलों में 2-2 पदाधिकारी की बात हुई, वो है मंडल पे भी मिनिमम 2 पदाधिकारी हैं। अभी तो बहुत लंबे समय से बात हो रही थी कि हमें उपाध्यक्ष तो बनाया जाता है, मंत्री तो बनाया जाता है, लेकिन महामंत्री नहीं बनाया जाता। लेकिन पीछे जब संगठन बना तो 3 महामंत्रियों में 1 महामंत्री अनुसूचित जाति का भी पार्टी ने दिया। और इतना ही नहीं, अभी जब लोकसभा चुनाव की बात भी आई तो एक मन में बात रहती थी कि जब अनुसूचित जाति सीट की बात आती है तो बाहर के कार्यकर्ता को लाके लड़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार हमारे बीच का हमारे कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसे हमारे योगेंद्र चंदोलिया को टिकट देकर पार्टी ने वो भी सम्मान देने का काम किया। तो एक तरह पार्टी का जो काम है वो लगातार कर रही है। हम दिल्ली की जनता से संबंधित बात करें तो मैं सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ूंगा कि
केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अगर किसी को मिलता है तो सबसे ज्यादा दिल्ली और दिल्ली से बाहर रहने वाले अनुसूचित जाति को सबसे ज्यादा लाभ केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजनाओं को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर जब तुगलकाबाद के अंदर रविदास मंदिर की बात हुई तो जहां एक तरफा आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए भी उन्होंने उस आदेश का पालन करवाया और वो जो हमारा वहां मंदिर था उसको जहां एक तरफ तोड़ने से रुकवाने का काम नहीं किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 400 गज जमीन देकर उस स्थान को एज इट इज रखा और आज वहां बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। लोग वहां पे रविदास जी की नमन के लिए जाते हैं। जब हमारी सरकार एमसीडी में थी तो लगभग 12,936 अनुसूचित जाति के वो एम्प्लॉय जो पिछले 20 साल 30 साल से सिर्फ एडॉक पे काम कर रहे थे, 12,000 रुपए की नौकरी करते थे, उनको परमानेंट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं फिर आपसे निवेदन करते हुए एक बात को आगे बढ़ाता हूं कि पार्टी को जब जब जो जो करना है हम पार्टी से बात भी करते हैं, हम पार्टी से बात भी करेंगे, पार्टी कर भी रही है, आगे भी करेंगे, लेकिन हमारा भी कुछ दायित्व है, कुछ काम हमको भी आगे बढ़कर संभालने होंगे, हमको आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि पार्टी को भी विश्वास हो कि हम जब समाज के लिए लगे हुए हैं तो समाज भी हमारे लिए उतना ही लगा है। कुछ कार्यक्रम हमारे भी आने वाले समय में संगठन ने तय किए हैं। मैं संगठन के अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से हमने 2 बार बढ़ चढ़कर पूरी ताकत के साथ अपना वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, हम तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करके यहां से संकल्प लेके जाएंगे। कुछ कार्यक्रम हमने तय किए हैं, वो मैं बस बात करके अपने शब्दों को विराम दूंगा। एक तो बाबा साहब की जयंती हमने अभी 256 मंडलों पे करना तय किया है और 256 मंडलों पे इसमें भी एक बात और जोड़ूंगा साथियों, आज पार्टी का निर्देश रहता है कि 256 मंडलों पे कार्यक्रम होना अनिवार्य है। पिछले 10 दिनों में संगठन मंत्री जी मेरे से 20 बार बात कर चुके हैं कि 14 अप्रैल के कार्यक्रमों को आप किस तरह से नीचे तक लेके जाएंगे। हमने कहा साहब हम 14 अप्रैल में बाबा साहब की जयंती सभी नीचे बस्तियों में जाएंगे, सभी मंडलों तक जाएंगे। पहले कभी होता था कि शायद या मतलब आज भी अगर हम बात करें तो वहां केजरीवाल जी अपने पीछे बाबा साहब का फोटो लगा लेते हैं और बोलते हैं साहब हम बाबा साहब के ही कैसे हैं, यहाँ मनवाई है। बट अगर हम देखें तो करते कितना काम है हम सब जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। हमने जो 256 वार्ड पे जयंती का कार्यक्रम तय किया है उस पर एक चित्र और बैनर कार्यकर्ताओं तक, हमारे एससी मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक जाएगा। उसमें संगठन मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि वो कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यकर्ता ही लीड करेगा। वहां पर मेन बॉडी की हमारी जो पार्टी है, हमारा मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जिले के पदाधिकारी हैं, वो सब सहयोग करेंगे। जहां जहां आवश्यकता होगी वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन लीड करेगा अनुसूचित जाति मोर्चा का कार्यकर्ता। हम उसमें पुष्पांजलि करेंगे। फिर उस दिन अपने अनुसूचित जाति समाज के कुछ जो हमारे भाई बंधु हैं जो अन्य पार्टी के साथ सहयोग करते हैं उनको निवेदन करेंगे, वो पार्टी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद सहभोज करने का काम करेंगे। इसी तरह से हमारे कुछ विधानसभाओं में हमने अनुसूचित जाति दलित युवा संवाद की बात की है कि सभी नीचे मंडलों तक हमारा दलित युवा संवाद हो। उसके अंदर जो हमारा 18 साल से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, 18 साल से लेकर 20-22 साल तक के जो हमारे बहन बेटियां और बच्चे और युवा हैं, उनके बीच में हमने बात करनी है, क्योंकि हमारा वोटर है और वो पहली बार वोटर है, तो कम से कम वो पार्टी को की बात करके, समाज की बात करके हमने उनको अपनी तरफ लेने का काम करना है। इसके अलावा हमारे जिला सम्मेलन लगातार चल रहे हैं। 5 तारीख के बाद, 5 मई के बाद हम बिरादरी सम्मेलन भी सभी मंडलों में कराएंगे और इस आशा के साथ कि हम, क्योंकि समाज के सब बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, ये नेतृत्व करता है समाज का, सब हमारा उसमें सहयोग भी करेंगे।
और आज भी जिस तरह से आप लोगों की उपस्थिति है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम पूरी ताकत के साथ सब लोग इकट्ठे होकर एक तरफ जहां समाज का काम करेंगे, समाज की जहां बात करेंगे, समाज के लिए जब जब आवश्यकता पड़ेगी उसको गंभीरता से लेंगे। साथ साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश की बागडोर एक बार और उनके हाथों में सौंपेंगे, ताकि ये सुरक्षित रहे और समाज का काम जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से चलता रहे। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि हमारे निवेदन पे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आज बैठा हुआ है। इस बात का हमें वर्ग से देवतुल्य अतिथिगणों का भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से मैं प्रदेश मंत्री व कार्यक्रम सह प्रमुख होने के नाते आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण चूग जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा माननीय लाल सिंह आर्या जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा माननीय संजय निर्मल जी का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। संगठन महामंत्री माननीय श्री पवन राणा जी का भी हम दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं। मोर्चा प्रभारी माननीय श्री सुमित बसीन जी का भी हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रकट करते हैं। अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी माननीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल गहरा जी के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हुआ, हम समस्त पदाधिकारी व मोर्चे के व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अगर ऊपर आना चाहता है तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, आगे बढ़ना चाहता है तो उसको स्किल इंडस्ट्री में हर क्षेत्र में बैंकिंग हर जगह सरकार ने सहूलतें दी है। और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक गरीब की झोंपड़ी में पीने का पानी पहुंचाना, रसोई गैस पहुंचाना, शौचालय पहुंचाना, उसके परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ना, उसके घर पर हर महीने फ्री अनाज पहुंचाना, कई भगीरथी कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी को, उनको कांटों को खत्म करके उनके जीवन को सरलता दी है। कैसे एक गरीब की झोंपड़ी में रसोई गैस पहुंचा है, 11 करोड़ गरीबों के घर पे शौचालय बने हैं, 80 करोड़ गरीबों को भोजन पहुंच रहा है, 50 करोड़ गरीबों को मेडिकल इंश्योरेंस से जोड़ा है, 14 करोड़ गरीबों के घर पे पीने का पानी पहुंचा है। बहुत बड़े बड़े काम मोदी जी के समय में हुए हैं और बैंकिंग के साथ जोड़ा है। आज देश के अंदर 50 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को बैंक अकाउंट खुले हैं और आज बिना गारंटी के जिसके पास पैसे नहीं है उसका भी बैंक अकाउंट खुल रहा है। ये कई सुविधाजनक काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए किए हैं। आज देश के अंदर हमें गर्व है कि अनुसूचित जाति मोर्चे का एक बेटा देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बना। यही कार्यकाल है जिसमें देश के अंदर एक एसटी बहन वो देश की राष्ट्रपति बनी है। एक समताई समाज जिसका सपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, उस सपने को जमीन पर हकीकत पर लाने के लिए मोदी जी ने निरंतर प्रयास किया। आप कैसे आ गया? आप तो ब्राह्मण मैं दलित शोषित ब्राह्मण हूँ। मेरी जमीनों पे जो है गहराओं ने कब्जा कर रखा है।
अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्य जी का स्वागत करेंगे। करतार भाई भाई राजकुमार फुलवाने जी है, उनका स्वागत हमारे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जय हिंद जय भारत जय बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। देख रहे हो।